वो दोनों कॉफ़ी शॉप पे बैठे। हे मारिया, व्हाट्स हैपेंड? रोहान को मारिया बुझी बुझी सी लगी थी। वो कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़े खोई सी बैठी थी। नथिंग, बस इतना सा ही जवाब दिया था। फिर मुड़ क्यों ऑफ है? मारिया रोने लगी थी। हे आर यू ओके? रोहान ने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा। विलियम ने मुझे छोड़ दिया। वो किसी और में इंटरेस्टेड था। हर वक्त लड़ता था मुझसे, बहाने बना रहा था मुझे छोड़ने के, और अब वो मुझे छोड़ चुका है। आई कांट लिव विदाउट हिम, आई वॉन्ट हिम। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे वो चाहिए। अब उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। मारिया, जस्ट स्टॉप इट। तुम्हें कोई कमी है? वही बदनसीब था जो तुम्हें छोड़ गया। बस मेरी किस्मत ही ख़राब है, सब मुझे छोड़ जाते हैं। पहले मामा और पापा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और अब वो रोने लगी। मामा पापा कहाँ हैं तुम्हारे? रोहान ने पूछा। उनकी डाइवोर्स हो गई थी, मैं छोटी थी तब। फिर उन्होंने शादी कर ली और मुझे भूल गए दोनों पैदा करके। मामा फिर भी मिलती है, मगर डैड तो पता नहीं कहाँ है। फिर मुझे मेरी नानी ने पाला है, मैं उनके साथ रहती हूँ। ओह सो सैड। रोहान को अफसोस हुआ था। मारिया रोते उसके गले लगी थी। रोहान को अजीब सा लगा था, मगर उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, इसलिए उसने मारिया पे खुद से अलग नहीं किया। मारिया ऊपर से तो आंसू बहा रही थी, मगर अंदर ही अंदर खुश भी थी। रोहान ने उसकी बातों पे कितने जल्दी यकीन कर लिया था। विलियम मारिया से मिलने उसके घर आया। हे मारिया, यू चीटर। विलियम गुस्से से भरा पड़ा था। मारिया अपने कमरे में हेडफोन लगाए वो डांस कर रही थी, जब विलियम उसके करीब आकर उस पर बरसने लगा। दूर रहकर बात करो मुझसे। मारिया भी चीखी थी। तुम एक घटिया लड़की हो, तुमसे दूर रहना ही अच्छा है। तुमने मुझे धोखा दिया है, पछताओगी तुम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक दिन जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा है ना, वो भी एक दिन तुम्हें ऐसे ही छोड़ेगा, देख लेना। वो कहता रुका नहीं था, फौरन वहाँ से निकला था। जाओ जाओ, आए बड़े नसीहत करने। वो फिर कानों में हेडफोन लगाए अपने शुगल में मसरूफ़ हो गई। मारिया यूं ही रोहान के आगे अपनी पुरानी मोहब्बत का रोना रोती, उसकी हमदर्दियाँ लेती रहती। 2 महीने हो गए थे उसका ब्रेकअप हुए। मारिया, कम ऑन, मूव ऑन करो। अब लाइफ बहुत लंबी है, किसी के चले जाने से ख़त्म नहीं हो जाती। रोहान उसे समझाया रहा था। गमगी सा मुँह बनाए बैठी थी, आंखें लाल सुर्ख की हुई थी। मैं कोशिश कर रही हूँ रोहान, मगर क्या करूँ? मुझसे यूँ उसे भुलाना आसान नहीं। मारिया उदास सी थी। रोहान उसके गाल थपथपाते अपने कैबिन में चला गया। विक्की उनका रोज़ का ये ड्रामा देखकर तंग आ चुका था और घर जाकर उससे बात करने का इरादा रखता था। ओ यार, आंखों से पट्टी खोल अपनी, वो ड्रामे कर रही है सब। विक्की रोहान पे बरस पड़ा था। यार तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है उससे? क्या ड्रामा कर रही है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। रोहान को विक्की देखता बोला। यहीं पहले वो विलियम के साथ थी, तेरे आते ही उसका ब्रेकअप हो गया। अजीब नहीं लगता तुझे? विक्की उसे समझाते बोला। मारिए यार, ये अजीब नहीं, गलत। वो उसके साथ कितनी लॉयल थी, मुखलिस, और उस कमीने ने उसका बेचारी का दिल तोड़ दिया। रोहान ने उसकी मारिया की साइड लेता बोला। हाँ भाई, मैं गलत हूँ, तुम दोनों सही। जो करना है करो मेरी भला से। विकी ने उसकी हाल पे ही छोड़ दिया। यूं ही 2 साल का अरसा गुजर गया। अब रोहान ने जॉब छोड़कर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा किया। रोहान ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और दिन रात की तक मेहनत से कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा था। उसके शेयर मार्केट में काफ़ी बढ़ने लगे थे। मारिया ने रोहान को डिनर के लिए सिडनी वाटर साइड बीच के पास होटल में बुलाया था। वो बड़ी तैयारी से बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। स्लीवलेस लॉन्ग ब्लैक लॉन्ग मैक्सी, जिसका आगे पीछे गले गहरा गला, ब्लैक में उसका नुमाया होती दूधिया रंगत, वाइट डायमंड नेकलेस, छोटे छोटे डायमंड एयरिंग्स, गोल्डन डाई बाल जो नीचे से कर्ल किए हुए थे, सॉफ्ट मेकअप किए वो अप्सरा लग रही थी। डायमंड ज्वेलरी उसकी फेवरेट थी। वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। रोहान से ऑफिस से सीधा उसी रेस्टोरेंट में आया था। वो भी एक 3 पीस में था। उससे रफ से हुलिये में वो भी पुरकशिश लग रहा था। मारिया के सामने आकर खड़ा हुआ था। मारिया भी उसे देखती मुस्कुरा उठी थी और अपनी जगह से खड़ी हुई थी। रोहान ने पॉकेट में हाथ डाले उसे सर से पैर तक देखा था, जो बड़ी नक्सक से तैयार हुई थी। हे हैव अ सीट, मारिया ने मुस्कुराते हुए इशारे से बैठने का कहा। उसके बैठते ही खाना आ गया था। पहले से ही खाने का ऑर्डर कर
आज ये इतनी तैयारी किस खुशी में की? वो खाने क्या बाइट लेता बोला था। क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ? वो भी मुस्कुराती बोली थी, बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे चाँद ज़मीन पे आ गया। रोहान की तारीफ़ पे वो खिल उठी थी। दोनों ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। फिर मारिया रोहान को लिए बीच पे आ गई थी। वो उसे लिए चलती जा रही थी। वहाँ वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर खड़ी हुई थी। रोहान उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। अब वो यूं ही उसके हाथ पकड़े घुटनों के बल बैठी थी। मारिया, ये तुम रोहान भी बोला ही था कि मारिया बोल पड़ी। आई लव यू रोहान, विल यू मैरी मी? समंदर की लहरों की दहाड़े उड़ मारता शोर मचा, चांदनी रोशनी, साहिल, चलती ठंडी सी हवा। रोहान उसकी बात पे सख्त सा हुआ। उठो मारिया। रोहान ने उसके बाजू से पकड़ के उसे उठाया था। रोहान, श मारिया ने बोलना चाहा, मगर रोहान ने उसे चुप करा दिया और हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगा। मारिया भागने के अंदाज में उसके पीछे चल दी थी। रोहान ने उसे अपनी गाड़ी के पीछे वाला दरवाज़ा खोल उसमें बिठाया था और फिर खुद भी दूसरा दरवाज़ा खोल कर उसके साथ बैठ गया। उसका चेहरा संजीदा था। कुछ जवाब नहीं दिया। सामने नज़रें गाड़ी हुई थी। मारिया कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, रोहान, लगता है तुम्हें मेरा प्रपोज़ल पसंद नहीं आया। शायद तुम मेरे माजी की वजह से मेरे साथ। स्टॉप मारिया। वो आगे कुछ बोलती, रोहान ने उसे रोक दिया। वो फैसला कर चुका था उसने क्या करना है। मारिया, मुझे तुम्हारा प्रपोज़ल कबूल है। रोहान ने मारिया का हाथ थाम कर कहा था। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। ओ रियली रोहान? मारिया बेइख्तियार उसके गले लगी थी। रोहान अपनी जगह से हिला भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उसे खुद से अलग किया और फिर गाड़ी से उतरकर फ्रंट सीट पर आके बैठ गया। मारिया भी उसके साथ बैठ गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था आज। रोहन अपने नए फ्लैट पे आया था जो उसने कुछ दिन पहले रेंट पे लिया था। उसका बिजनेस अच्छा इस्टेब्लिश हो गया था और उसे एक नई कार भी खरीद ली थी। मारिया का प्रपोज़ल फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया था। उसे मारिया कोई लगाव नहीं था। वो उसकी अच्छी दोस्त थी। अगर उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने की वजह थी तो सिर्फ ज़ोया। वो बेचैन सा सारी रात, कहीं ना कहीं उसका ज़मीर उसे मुलामत भी कर रहा था। अगले दिन वो विकी से मिला, रात वाली सारी बात उसे बता दी। विकी को पता था अब कुछ ऐसा ही होने वाला, इसलिए उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। मुबारक हो फिर तुझे नई गाड़ी, नया घर और नई गर्लफ्रेंड। वो तंज करता चला गया उसके ऑफिस से। रोहान को आज विकी अजीब सा लगा। उसकी बातें भी। मारिया रोहान के साथ डिनर करने के बाद खुशी से उछलती कर दाखिल हुई थी। जो वो हासिल करना चाहती थी वो पा चुकी थी। अब उसकी मंजिल दूर नहीं। गाना गुनगुनाती वो कमरे में आई, पर्स उछाल कर सोफे पर फेंका और बेड की तरफ मुड़ी तो ठिठक कर रह गई। हाय विलियम उसके बेड पे जूतों समेत टांग पे टांग चढ़ाए लेटा था। तुम यहाँ का क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से अभी के अभी, वो मारिया चिल्लाते हुए बोली थी। रिलैक्स बेबी रिलैक्स, मैं यहाँ तुम्हारा स्पेशल थैंक्स कहने आया हूँ। विलियम बेड से उतरकर चलता हुआ उसके सामने आया। कैसा थैंक्स? तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। आज तुम भी खुश और मैं भी खुश। विलियम आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द चक्कर काटता हुआ बोला था। मारिया खामोशी से अब उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। जहाँ मैं जॉब कर रहा था उस कंपनी की में मुझे मेरे बॉस की बेटी ने प्रपोज़ किया। मैंने उसे हाँ कह दी है। मेरे बॉस को भी कोई एतराज़ नहीं। हम जल्दी शादी भी कर लेंगे। मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय से बॉस बन जाऊंगा। इतना पैसा मैं सारी ज़िंदगी भी मेहनत करता रहूं तब भी नहीं कमा सकता जितना मेरे बॉस के पास है। डायना से शादी करते मेरे दिन बदल जाएंगे और तुम रोहान से शादी कर लूँगी। वो भी अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहा है। उसका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है। बात करते करते विलियम ने मारिया की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से बेहद करीब कर लिया था। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? विलियम उसके चेहरे पर फूंक मारी थी और खवासत से हंसा था। झुककर उसके लबों को हल्का सा बोसा दिया था। बहकते हुए सरगोशी की थी। डू यू मिस मी बेबी एंड मिस माई लव? मारिया ने उसके गले में बाहें डाली थी। आई मिस यू अ लॉट बेबी, मारिया भी मदहोश होती बोली थी। और दोनों बेहद करीब हुए। काफ़ी देर एक दूसरे के लबों का जाम पीते रहे, अपने अंदर की प्यास बुझाते रहे। फिर दोनों ने लबों को आज़ाद किया था। 6 महीने हो गए हमारे रिलेशनशिप को और अब तक रोहान ने मुझे किस भी नहीं की। मारिया वैसे उसके गले में बाहें डाले अफसरदगी से बोली। विलियम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। डोंट वरी बेबी, मैं हूँ ना। और बिस्तर पर लिटाकर अपनी शर्ट उतार कर फेंकी और उसके ऊपर हावी होने लगा। दोनों एक दूसरे में गुम हो चुके थे। कमरे में मायने खैस खामोशी छा गई थी।
अहो अपनी मुकम्मल प्यास बुझाने के बाद एक दूसरे से अलहदा हुए थे। ओ बेबी, तुम आज भी उतनी ही स्वीट हो, हॉट हो जितनी 3 साल पहले थी। वो उसके साथ ब्लैंकेट में उसके सीने पे सर रखी लेटी थी और वो उसके बालों में उंगलियां चलाता बोल रहा था, आई एम वेरी मिस योर लव बेबी, आई मिस यू टू। आलम साहब रोहन पे जोर डाल रहे थे पाकिस्तान आने के लिए ताकि वो जोया को उसके साथ रुखसत कर सके, मगर वो बिजनेस का बहाना बनाकर उन्हें नहीं टाल रहा था। रोहन ऑफिस परेशान सा बैठा था जब विकी आया था। की होया यार, अब क्या टेंशन है? टेंशन वही पुरानी है यार, रोहन बेजार सा बोला था। डैड बुला रहे, पाक 3 साल हो गए और वापस आ जाओ, रुखसती करनी है। हाँ तो कर ले, इसमें टेंशन क्या बात है, व्यादा लड्डू खा ले। तंग करते बोला था, फिजूल बकवास मत करो, मैं मारिया से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात पे विक्की का दिल किया कि उसके सर पे कुछ दे मारे कि उसे अक्ल आए। ओ यार होश कर कुछ, मारिया जैसी कुड़िया घर बसाने लायक नहीं होती, वो पाकिस्तानी कुड़िया उनसे 1000 दर्जे बेहतर होती है। मुझे वो दब्बू सी डरपोक लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो मैच्योर हो, एटीट्यूड हो, साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, जिसे लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाते शर्मिंदगी ना हो। रोहान को अपनी बात समझाते यार वो डरपोक नहीं, मासूम होती है, और ये जो दुनिया को दिखाने वाली होती है ना, दिखावा ही होती है। विक्की उसकी बातों पर भी ना आया। मेरी मारिया से कमिटमेंट हो चुकी है, रोहान अपनी बात कहता लैपटॉप पे मसरूफ़ हो गया, जिसका मतलब था कि वो जा सकता है। एक इधर रख ले लोगों को दिखाने के लिए, एक उधर रख ले माँ बाप की खिदमत के लिए। क्यों कि ये वाली ही इनकी खिदमत करने वाली है। विक्की अपनी बात मुकम्मल करता वहाँ से चला गया। आलम साहब रोहान पर जोर डाल रहे थे पाकिस्तान। आज रोहन और मारिया साथ डिनर कर रहे थे। अब वो वीकेंड एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। रोहन पूरी कोशिश कर रहा था मारिया के साथ एडजस्ट करने की, उसे कोई दिली लगाव नहीं था मारिया से, जैसे वो खुद के साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो। इधर मारिया कुछ कहनी नहीं थी कि रोहन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हो गई। रोहन मारिया से इसलिए दिल लगाने की कोशिश कर रहा था कि जोया का ख्याल भी उसके दिमाग से निकल जाए। डिनर के बाद वो हमेशा की तरह साहिल के आए थे। फिर कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो घर के लिए निकले। रोहन ने गाड़ी मारिया के घर के आगे रोकी, मगर मारिया नहीं उतरी। क्या बात है, तुमने घर नहीं जाना? उसे उठता देख रोहन ने पूछा। जाना है, मगर तुम्हारे साथ। मारिया रोहन का बाजू पकड़ कर बोली। अभी नहीं, फिर कभी। रोहन उसके हाथों से अपना बाजू छुड़ाते बोला था। नो काम, मारिया बोलती गाड़ी से बाहर निकली थी और रोहन की सहायता से दरवाज़ा खोलकर कहा, चलो निकलो जल्दी। उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर निकाला। रोहन गाड़ी लॉक करता उसके पीछे आया। मारिया ने पर्स से चाबी निकालकर घर का दरवाज़ा खोला और वो उसका बाजू पकड़कर अंदर आई थी और उसे अपने कमरे में ले आई। इस वक्त मारिया ने पेंट कोट पहना हुआ था। तुम ज़रा वेट करो, मैं अभी आई, मारिया कहते हुए वॉशरूम चली गई। रोहन कमरे में सोफे पे बैठ के गया और इधर उधर चीज़ों को देख रहा था। कुछ देर बाद मारिया बाहर आई थी, अपनी तमाम हुस्न के हथियारों से लेस थी। ब्लैक कलर की नाइटी पहने, जो कांधे पे बस डोरी से बांधी गई थी और घुटनों से काफ़ी ऊपर थी। ब्लैक कलर में उसका सफ़ेद जिस्म नुमाया नज़र आ रहा था। रोहन उसे देखता खड़ा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके पास आई थी, उसके कोट को गिरेबान से पकड़ती बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? सरगोशी करते उसकी आंखों में देखती बोली थी। रोहन तो हैरान हो रहा था उसकी बेबाकी पे। और फिर मारिया ने रोहन का कोट उतार दिया, उसे बेड पे धक्का दिया। रोहन अभी भी शौक से उसकी हरकतें देख रहा था। रोहन बेड पे सीधा होकर बैठा कि मारिया भी बिल्कुल उसके साथ उसके ऊपर ही झुकी, उसे उठने से रोक दिया। उसकी आंखों में आंखें डाले धीमा मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट में रोहन को किसी और का अक्स नजर आया। उसे परे हटाता उठ बैठा, जल्दी से अपना कोट उठाया कि गुड नाइट बगैर उसे देखे जल्दी से कहता बाहर निकल गया। मारिया को बेहद गुस्सा आया। नो रोहन, नो, यू डोंट डू दिस, वो चिल्लाई थी। गुस्से से उसने कुशन उठाकर नीचे दे मारे, सारी बेडशीट खींचकर नीचे फेंकी। रोहन तेज गाड़ी दौड़ाता अपने फ्लैट पे आया था। वो अपने आप को बेबस महसूस करने लगा था। जब मारिया के करीब आया, उसमें जोया का अक्स नजर आया। अपने रूम में आकर उसने दराज से लाइटर और सिगरेट निकाली थी और फिर से धुआं उड़ाने लगा। आज उसकी रात फिर उस धुआं उड़ाते कटनी थी। जब से वो यहाँ आया था अपने से दूर रहने, उसके लिए बेहद मुश्किल था। परदेश में रहना कितना मुश्किल है। वो यहाँ जिद कर लगा कर आया गया था, मगर उसका वक्त जैसे ठहर सा गया। दिल करता भाग कर पाक चला जाए,
मगर एक ज़िद जो उसने लिए बैठी थी ज़ोया, उससे जुड़े रिश्ते की रिहाई। वो समझता था कि घर वालों को इमोशनल करके डाइवर्स करवा लेगा, मगर अब ये नामुमकिन होता नज़र आ रहा था। उसके डैड उसकी ये शर्त बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी, और कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने मारिया वाला ऑप्शन दिखाई दिया, और अब वो उसमें भी नाकाम होता दिखाई दे रहा था। अगले कई दिन तक मारिया रोहान को नहीं मिली, ना उसने कोई कॉल या मैसेज किया। रोहान ने सोचा उसे मारिया से बात करनी है। वो ऑफिस से सीधा मारिया के घर गया। एक दो बेल देने के बाद घर एक बूढ़ी औरत ने खोला। कौन है? ग्रैनी। मारिया भी पीछे ही आई थी कि रोहान को देख के सरप्राइज हुई थी, और खुशबू के रोहान उसके पीछे दौड़ा चला आया। रोहान, तुम? बिल्कुल सीरियस होते बोली। ये कौन है? ग्रैनी ने पूछा। ओ, रोहान का मीन। मारिया ने उसे अंदर आने का कहा। वो अंदर आकर बैठ गया। ग्रैनी, ये मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं ग्रैनी, मैं दे दूंगी, आप जाए आराम करें। वो उसका बाजू पकड़कर अपने कमरे में ले गई। क्यों आए हो यहाँ? वो मुंह बसोरती बोली। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो उसके सामने खड़ा होता संजीदगी से बोला। क्यों? वो उसे देखते सीरियस होते बोली। क्यों? क्या मतलब? वो सोफे पे बैठा बोला। देखो मारिया, मैंने तुमसे शादी की कमिटमेंट की है, और ये सब जो तुम कर रही थी, ये सब शादी के बाद हो तो बेहतर है। रोहन, कब करोगे शादी? वो संजीदगी से बोली। अब उसके बिल्कुल करीब खड़ी हुई थी। बहुत जल्द। रोहन ने उसके दोनों कांधों से थाम कर कहा और मुस्कुराने की कोशिश की। वो उसके गले लगी थी। थोड़ी देर बाद रोहन ने उसे कांधों से थाम कर पीछे किया। बहुत जल्द मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा। उसकी थपथपाता बाहर निकल गया। रोहान का बिजनेस अपनी तरक्की की राहों पे था। उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे। मार्केट में उसका नाम उभर रहा था। आलम साहब ने रोहान को बहुत फोर्स कर रहे थे पाकिस्तान आने के लिए। आज भी इन दोनों बाप बेटे की बहस जारी थी। रोहान, बस अब बहुत इंतज़ार कर लिया तुम्हारा, और कितना इंतज़ार करवाओगे? तुम्हारी माँ तुम्हारे इंतज़ार में अधमोई हुए जा रही है। जोया बच्ची की फिक्र कर लो। जोया के नाम पे उसे तब चढ़ी थी। डैड, जब तक आप उस जोया को मेरी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेंगे, मैं तब आ जाऊंगा। जल्दी ड्राइवर्स करवाए, मेरी रिहाई दिला दे अब मुझे इस बेजोड़ रिश्ते से। रोहान, आलम साहब चिल्लाए थे। बस डैड, आपने अपनी मनमानी करनी थी, कर ली। अब मैं वही करूँगा जो मेरी मर्जी है। मैं उससे शादी करूँगा जो मुझे पसंद है। मैं मारिया से शादी करना चाहता हूँ। रोहान ने आलम यूसुफ मलिक को साफ साफ कह दिया। रोहान, आलिम साहब गुस्से से घुर्राए थे। ठीक है, मेरे जीते जी तो जोया मेरी बहू रहेंगी। बस तुमने जो करना है कर लो। उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। रोहन को अच्छा नहीं लगा था अपने डैड से यूं बात करना, निकल उनका दिल दुखाना। फिर वो दोबारा रोहन का आलम साहब से राब्ता नहीं हुआ था। वो कॉल करता तो आलम साहब कॉल नहीं उठाते थे। अब वो भी फैसला कर चुका था अपनी बात मनवा के ही रहेगा। अपनी माँ से उसकी बात होती रहती, वो भी अपने बेटे के हक में थी। 4 साल का अरसा बीत गया। रोहन अपने बिस्तर पे लेटा माजी की याद दोहरा रहा था। कैसे उसने इतना अरसा अपनों के बगैर गुजार दिया उस जोया की वजह से। अब शायद वो अपने भाई की मंगनी में भी ना जाए, वरना इस जोया को ज़बरदस्ती उसके पल्ले बांध दिया जाए। ज़ारून भी उससे कहीं बार आने का बोल दिया। 2 महीने गुजरे, मंगनी का दिन भी आ पहुंचा। रोहा की बात भी मान ली गई। उसके सेकेंड ईयर के पेपर भी हो गए थे, और उसके पास मोबाइल फ़ोन भी आ गया था, जो ज़ारून ने उसे रोहान के कहने पे दिलाया था। 2 दिन बाद मंगनी थी, और घर में मेहमान भी आ चुके थे। उनकी शहाना फुप्पू और उनका बेटा उमार शाहिद, जो जोया का हम उम्र था। उमार और जरताज और रोहा ने घर को मछली मार्केट बनाया हुआ था। हर वक्त मजाक छेड़छाड़ एक दूसरे के साथ ज़ारून को तीनों ने आड़े हाथों लिया हुआ था। उमार और जोया बचपन के दोस्त थे। जब जोया का निकाह हुआ तो उमार नहीं शामिल हुआ था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा था। वो काफ़ी अरसे बाद यूसुफ विला में आया था। जोया किचन में थी। जोया ज़्यादा वक्त वो यहीं पाई जाती थी। अरे लड़की, कभी इस मुए किचन की जान भी छोड़ दिया करो। अमार जो बाहर से सीधा किचन में आया था, जोया को किचन में खड़ा देखकर बोला, तो आप शाम को खाएंगी क्या अगर किचन की जान छोड़ दी तो? जोया किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। तो कौन सा भूखे मर जाएंगे सब। जोया भी, अभी तुम इस घर की बहू बनी नहीं हो जो यूं उनकी इतनी सेवा करने में जुटी हो।
उमर किचन में कुर्सी पे बैठता बोला, ये सब मेरे अपने हैं। जोया ने कहा, हम अपने, यही अपने तुम्हारे वीरान और उदास जिंदगी की वजह है। बाहर की दुनिया देखो और खुद को देखो, छोड़ो इस रोहान का इंतज़ार करना। स्टैंड लो अपने लिए। उमर, तुम यहाँ मंगनी पे आए हो ना कि मेरे मसले उलझाने आए हो? जोया को उसका यूँ अपने लिए बोलना अच्छा नहीं लगा था। चुपचाप मंगनी देखो, एंजॉय करो और जाओ। उमर इस वक्त किचन से बाहर चला गया। मतलब साफ था कि जोया की बात अच्छी नहीं लगी। भाई साहब, अब और कितना इंतज़ार करवाएंगे? आप रोहान को बाहर से बुला लीजिए और जोया को रिख्सत करवाइए। लोग अपने तरह तरह की बातें करने लगे हैं। शाहाना आलम साहब के कमरे में बैठी थी। शाहाना, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। मेरी औलाद ने ही मुझे नीचा दिखाने में तुली हुई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। जारून की मंगनी के बाद आप फैसला कर लीजिए। आर्या प्यार। सफ़ीना रूम में दाखिल होती बोली, सफ़ीना, ये तुम क्या कह रही हो? मतलब क्या है तुम्हारी बात का? शाहाना ने कहा, आलम साहब भी उसे देख रहे थे। मैं ठीक कह रही हूँ। अगर रोहान नहीं मान रहा तो उसके साथ जिद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फैसला मुश्किल है मगर मुझे अपनी बच्ची के लिए करना है। मैं मज़ीद अपनी बच्ची को इंतज़ार की सूली पर नहीं लटका सकती। मुझे कोई एतराज़ नहीं, अब जो चाहे फ़ैसला कर सकते हो। सफ़ीना फैसला कौन बात की थी जिसे वो सोच चुकी थी। जोया मेरी बहू रहेंगी बस। अगर ये ज़िद है तो ज़िद ही सही। आलम साहब ने भी दो टूक जवाब दिया था। शाहाना उठकर सफ़ीना के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सफ़ीना, तुम्हें आलम भाई की बात माननी चाहिए। ऐसा कोई भी फैसला तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी मज़ीद ख़राब न कर दे। आलम साहब, हमें अब सोच लेना चाहिए कि फ़ैसला कौन घड़ी। 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। आलम साहब बेबस सर हिलाने पे इक्तफ़ा किया। कल मंगनी है रोहा, अब तक तैयार नहीं पूरी हो रही। सीमा रोहा के कमरे में खड़ी उसे डांट रही थी। मामा, बस ज्वेलरी रह गई है और मैचिंग सैंडल्स बस। अमार से कहती हूँ तुम्हें ले जाए, पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। मामा, जारून भाई के साथ जाना। जारून ऑफिस की जान छोड़े तब ना, आज भी ऑफिस की जान नहीं छोड़ी उसने। सीमा गुस्से से भरी पड़ी थी। मामा चुप, जो तुम्हारे पास है उससे काम चलाओ। सीमा उसको झाड़ पिलाती चली गई। रोहा फ़ोन उठा, रोहान को कॉल की जो उसने नहीं उठाई। फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, रोने वाली इमोजी के साथ लिखा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जरताज रूम में आई थी। अब तुम्हारे अरमानों को क्या हो गया? रोहा बेड पे औंधे मुंह लेटी हुई थी। वो सीधी होकर बैठी, मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ रूही, अब ये मुंह क्यों लटकाया? मुझे ज्वेलरी और मैचिंग की सैंडल्स लेनी है। वो मुंह बसोरती बोली, रूही, तुमने ले लिया था सब कुछ? जरताज उसके सर पे खड़ी थी। हाँ, मगर अब वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मुझे और लेनी है। ये सब तुम्हारे बहाने हैं, बस हो जाने दो जारून की मंगनी। कुछ नहीं होने वाला। ये उल्टे सीधे ड्रामा करके तुम कामयाब नहीं होने वाली। आज मंगनी का दिन था। सब अपनी तैयारी में मसरूफ़ थे। उमर जोया से बात नहीं कर रहा था। जहाँ वो आती उमर उठकर चला जाता। जारून अपने रूम में था जब सीमा उसके कमरे में कपड़े लेकर आई। जारून, ये रहा तुम्हारा ड्रेस, जल्दी से तैयार हो जाओ। शाबाश। ओके मामा, हो जाता हूँ तैयार। वो मुस्कुराता हुआ बोला था जबकि उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। सीमा ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और माथे पे बोसा दिया था। ढेरों दुआएं देती कमरे से चली गई। जारून एक नज़र ड्रेस को देखा। चल जारून, तैयार हो जा बकरा अपने बनने के लिए, कहता वो वॉशरूम चला गया। रूही यार, क्या कर रही हो? इतनी देर लगा दी तुमने वॉशरूम से निकलने में। हूँ, हटो परे, मुझे जाने दो। रूही, तुमने मेकअप करना शुरू नहीं किया अभी तक? जरताज वॉशरूम से निकलती बोली थी। रोहा वैसे ही आईने के सामने बैठी थी। जरताज ने जल्दी से मेकअप का सामान निकाला, रोहा को तैयार करना शुरू किया। रूही यार, क्या हो गया? एक ज्वेलरी ही तो थी, उसके पीछे इतना बूथा, अब इतना बूथा सुजाया हुआ है। रोहा चुप थी। रूही यार बोलो भी, कब से चुप हो? क्या बोलूं जब मेरी कोई सुनता ही नहीं? वो रो देने को थी। जोया भी रूम में आई। मुझे पता था तुम दोनों ने अभी कुछ नहीं किया होगा। रूही, क्या हुआ तुम्हें? जोया रोहा को देखती बोली थी। जोया देखो, बस ज्वेलरी को लिए बैठ गई जबकि उसने ज्वेलरी ली थी। जरताज ने उसे बताया, बात ज्वेलरी की नहीं, बात कुछ और है। जोया
रोहा को देखकर बोली थी। रोहा ने उसे देखा, फिर नज़रें झुका ली। जोया रोहा की नरमी से थोड़ी पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठा। देखो रोहा, जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो। आपकी मामा ने अपनी खुशी से ये रिश्ता किया, जारून ने भी आपकी मामा की खुशी के लिए हाँ की है। आपको भी उनकी खुशी में खुश होना चाहिए जैसे जारून है, इसलिए ऐसे मौके पर सबकी खुशियों में खुश होना चाहिए। जोया आखिर में कहती मुस्कुराई थी। रोहा खड़ी हुई, जोया के गले लगी। जोई भाभी, आई एम लकी कि आप मेरी भाभी कितनी अच्छी हैं। और आखिर जोया को एक ज़ोर की किस दी थी। बस बस मेरा मुंह ख़राब कर दिया। चलो चलो जल्दी से तैयार हो और मुझे भी करो। जोया ने मूड चेंज किया था। रोहा का वो खुशी खुशी तैयार हो रही थी। वो तीनों तैयार होके एक साथ सीढ़ियाँ उतर रही थी। आज तो लग रहा आसमान से परियां उतर रही हैं। अम्मार ने कहा। अम्मार और जारून नीचे हॉल में तैयार खड़े थे। जब वो सीढ़ियाँ उतर रही थी, जारून की भी ऊपर नज़र उठी थी। रोहा ने पिंक कलर की काम वाली फ्रॉक पहनी थी, साथ में हल्का सा पिंक मेकअप की वो गुड़िया लग रही थी। साथ जोया ब्लैक कलर के नेट वाले सादा से फ्रॉक पहनी थी। ब्लैक कलर उसकी गोरी रंगत पे काफ़ी उठ रहा था। लाइट सा मेकअप किए वो भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसे देखकर उमार ने दिल पर हाथ रखकर एक माँ दबाई थी। जोया ने भी उसे आँख दिखाई। जरताज ने हल्के फिरोजी रंग की कमीज़ जिस पर वाइट से नगों का काम किया था, साथ में वाइट पाजामे पहने, बालों को खुला छोड़े नफीसा मेकअप की अप्सरा खूबसूरत लग रही थी। आज तो ये नमूना भी अच्छी लग रही है। जारून ने जरताज की तारीफ की थी। तीनों आकर उनके बराबर में खड़ी हो गई। जारून ने आज ऑफ वाइट कॉटन का शलवार कमीज और ऊपर ब्लैक वेस्टकोट पहनी थी और बालों को जेल से अच्छी तरह से सेट किए हुए थे। वो भी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसके साथ खड़ा अमार ने भी बादामी रंग की शलवार कमीज और हमरे वेस्टकोट पहना जारून के साथ खड़ा था। जारून से उसका कद थोड़ा छोटा था। चलो शहजादियों, तुम लोगों को मैंने लेकर जाना। और बड़ी बुजुर्गों को जारून ने अमार कहता आगे बढ़ा था। जोया और रोहा आगे थी, जरताज पीछे थी। जरताज जारून के पास से गुजर रही थी। अच्छी लग रही हो। जारून ने पास से गुजरते उसकी तारीफ की थी। जरताज रुकी थी। अपनी पहली दफ़ा की गई तारीफ पे हैरत का झटका लगा था। आप भी हीरो लग रहे हो, बिल्कुल फिरोज़ खान जैसे। वाह, आप इतनी इज्जत, मगर ये एक्टर के साथ मिलाना मुझे अच्छा नहीं लगा। आज लगा इतनी तारीफ पे इतनी इज्जत तो देनी बनती है। और फिरोज़ खान तो मेरा फेवरेट एक्टर है। फेवरेट एक्टर तो कोई ढंग का पसंद कर लेती। जोया अमार के साथ चल रही थी। तुम मेरे साथ फ्रंट सीट पे बैठना, अमार ने जोया के साथ झुकते मुंह पे हाथ रख के सरगोशी के अंदाज में कहा। जोया ने उसकी बात को सुना अनसुना किए गाड़ी की तरफ बढ़ी और पिछली सीट पर बैठ गई। उमान ने कंधे उचकाते कहा, ये भी ठीक है, और अगली सीट पे बैठा। उसके साथ रोहा बैठ गई। अब जरताज कहाँ मर गई, बाहर निकल पीछे पीछे देखा। जरताज, ये टाइम गप्पे हाँकने का नहीं है, जल्दी चलो। अमार पीछे आता बोला था। आ रही हूँ, जरताज कहती अमार के पीछे चल पड़ी। सीमा और आलम भी बाहर आए थे, शहाना भी बाहर आई थी। चलो बेटा। सीमा और शहाना आगे बढ़ गई। जारून गाड़ी में बैठा था। जब वो दोनों आकर गाड़ी में बैठी थी, डैड और चाची कहाँ हैं? जारून ने अकेले आते देखा पूछा। तो तुम्हारे डैड तो आ रहे, मगर सफीना कमरे से बाहर नहीं आई है अभी, सीमा ने कहा था। अच्छा, मैं देखता हूँ। जारून गाड़ी से बाहर निकला था। भाई साहब चले, मुझे बस थोड़ी सी देर लगेगी। सफीना अपनी चादर दुरुस्त करती हुई उनके पास आकर बोली, जो कहीं खोए खड़े थे। सफीना, मुझे माफ़ कर दो, आलम साहब बोले थे। भाई साहब, सफीना, मैं अभी तक तुम्हारी बच्ची का घर नहीं बसा पाया। मैं सोच रहा था जोया को रोहान से तलाक दिलवा कर उसका निकाह जारून से कर दूंगा। जारून समझदार है, वो उसके हर दुख का मदावा करेगा, मगर सीमा की जिद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े। आलम साहब अफसरदगी से ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल किए थे। भाई साहब, सफीना की आवाज़ भर्रा गई थी। डैड, जारून ने उनकी बातें सुन ली थी और उनके पास आया था। आलम साहब ने जारून को देखकर नज़र चुराई थी। डैड, आप हुक्म करें, फैसला सुना है, मैं आपके साथ हूँ। चाची, चुप कर जाओ। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं जो एक भाई से लेकर दूसरे भाई को दे दिया। वो इंसान है। भले ही तुम्हारी भाई ने जोया को कबूल ना किया हो, मगर वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी साबिका बीवी उसके भाई की बीवी बने। सफीना भराई हुई आवाज़ में बोली थी। बोलते हुए आंसू बह निकले थे। आई एम सॉरी चाची, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। जारून उनके आंसू साफ करता बोला था। मुझे माफ़ कर दो सफीना, मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा।
आलम साहब शर्मिंदगी से बोले, बस भाई साहब, आज तो ये बात कह दी, मगर वो दोबारा मत कहना। कहाँ रह गए थे आप लोग इन तीनों को आता देख? सीमा बोली थी। कहीं नहीं, चलो ज़ारून। आलम साहब ज़ारून आ गया। सीमा पर शहाना सफ़ीना पीछे बैठी थी। ज़ारून ने गाड़ी स्टार्ट की थी। दोनों गाड़ियाँ हॉल के सामने रुकी थी। मंगनी का अरेंजमेंट हॉल में किया गया था। खास मेहमानों को मद्दू किया गया था। लड़की वाले पहले ही हॉल में मौजूद थे। सब एक साथ इंटर हुए थे। ज़ारून स्टेज पे आके सोफे पे बैठा था और बाकी बड़े साथ बैठे थे। सफ़ीना और शहाना टेबल पर एक साथ बैठी थी। जानने वाले औरतें उन्हें आकर मिल रही थी। रोहा और जरताज एक साथ पूरे हॉल में सेल्फियाँ लेती फिर रही थी। सीमा और शीमा भी सबसे मिल रही थी। दोनों बहनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जोया सबसे अलग थलग बैठी थी। अकेले टेबल पे बस अपने नाखून खुरच रही थी, अपने ध्यान में बैठी थी। दूर से ज़ारून की नज़रें उस पर थी। उसकी खामोशी, उसकी आंखों की वीरानी, चेहरे की उदासी साफ नज़र आ रही थी। सफ़ीना, तुम बेटी की रुखसती कब कर रही हो? ये कोई तीसरी चौथी खातून थी जिसका वही सवाल था जो सब कर रहे थे। इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे। रोहान बेटा अपने बिजनेस शुरू किया है तो इसलिए मसरूफ़ है, वो आ नहीं सकता। शहाना ने जवाब दिया था। अच्छा चलो, अल्लाह कामयाब करे, वो खातून कहती उठ गई। ओमार बेटा मेरी बात सुनो। शहाना ने पास गुजरते ओमार को बुलाया। जी मामा। बेटा ज़रा जोया को वहाँ से उठाओ। अकेली बैठी, उससे कहो जाके स्टेज पर बैठे, बड़ी बहू है वो घर की। शहाना ने ओमार से बोली थी और वहाँ से सर हिलाता चला गया। सफ़ीना बस खामोश बैठी थी। अभी तक उसका दिमाग आलम साहब की बातों पे अटका हुआ था। कुछ लोगों की बातों ने डिस्टर्ब कर दिया था। सफ़ीना हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। शहाना ने सफ़ीना के हाथ पे हाथ रख के तसल्ली दी थी। सफ़ीना ने बस हाँ में ही सर हिलाया था। इस किस्म के सवाल सीमा से भी कहीं और कुछ औरतें पूछ रही थी। उसका भी वही जवाब था जो शहाना का था। बाजी, इस मुसीबत से जान छुड़ा ले, अब शीना ने खौफ से कहा था। इशारा जोया की तरफ था। कैसे छुड़ाऊँ मैं जान? अब तुम्हारे भाई साहब छोड़े तब ना। चलो छोड़ो, अब हमारी बेटी को बुलाओ। हाँ जी बाजी, वो बस अभी वो आती है। हेलो मिस, यहाँ बैठकर किसको याद फरमाया जा रहा है? उमर जोया के पास बैठा हो बोला था, जो गुमसुम बैठी थी। मैंने तुमसे कहा था आगे बैठना मेरे साथ, तो फिर तुम पीछे क्यों बैठ गई? वो तेवरी चढ़ा दे बोला, तुम्हारी इसी ठरकी की वजह से। जोया ने उसी अंदाज में जवाब दिया। वाह मैडम, क्या कहने आपके। हम आपके उदास चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहते हैं और आपने क्या खिताब दिया है हमें। वाह। उमर दिल पे हाथ रखकर हाँ भरी थी। बहुत ही थर्ड क्लास एक्टर हो तुम, जोया ने हंसते हुए कहा। चलो जी, वैसे ये रोहा आज बड़ी प्यारी लग रही है। मेरा दिल तुमसे होता हुस तक जा रहा है। हाय कोई तो रोक लो, उमर ने रोहा को देखते कहा था, जो पोज बनाकर तस्वीरें खींच रही थी। उमर, अपनी हद में रहो तुम, जोया ने उसे आंखें दिखाते कहा था। रोया के बारे में ऐसा वैसा कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। रोहा दांत पिसते बोली, हा जल गई। उमर मजीद तपाया था जोया को और जोया वहाँ से उठ गई थी। वो ज़रा स्टेज पे चली जाना, अपने देवर के पास मामा ने हुक्म दिया है। तो उसे उठता देख उमर ने कहा, तो सीधी तरह बोलते, यूँ दिमाग क्या दही बनाने की ज़रूरत थी? ज़रूरत दही बनाने की नहीं, और भी बहुत कुछ करने की है। अभी तुम जाओ, बाद में बनाऊँगा। अमार ने वही कुर्सी पर बैठते कहा। उफ, कितना पकाते हो। जोया पैर पटकती सीधा रोहा जरताज के पास गई, जिनका फ़ोटो सेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जरी, मेरी और जोई भाभी की भी पिक बनाओ। रोहा जोया के साथ उसके गले में बाहें डाले खड़ी हो गई। जोया थोड़ी सी स्माइल भी करो। जोया ने हल्की सी स्माइल की। जरताज ने तभी क्लिक किया था। वाह गुड, चलो जोई भाभी अब अच्छा सा पोज बनाए, मैं आपकी प्यारी सी पिक बनाऊँ। रोई, मुझे नहीं बनानी पिक। वो जाने लगी, बस एक पिक, बस एक अच्छी सी प्यारी भाभी। रोहा मिन्नतों वाले अंदाज में जोया को कहा तो वो रुक गई, तो जोया खड़ी हो गई। यार तुम्हें सज़ा नहीं हुई है, अच्छा सा पोज बनाओ, प्यारी सी स्माइल। अमार उनके पास आकर खड़ा हुआ था तो जोया हल्का सा मुस्कुराई और रोहा ने तभी क्लिक किया। अमार नफ़ी में सर हिलाता वहाँ से चला गया। चले स्टेज पे चलते हैं, दुल्हन साहिबा नहीं आई अभी तक, जोया बोली। वो तीनों स्टेज की तरफ चल दी। कुछ देर बाद शाइना अपनी सहेलियों के साथ ब्राइडल रूम से बाहर आई।
ज़ारून सोफे पर बैठा उमार के साथ बातें कर रहा था जब शाइना स्टेज की तरफ आ रही थी। ज़ारून उसे देखकर खड़ा हुआ था। शाइना ने ऑफ वाइट पैरों तक आती फ्रॉक पहनी थी और बालों को खुला छोड़कर आगे की तरफ करके कर्ल किए हुए थे। उनमें बीट्स लगाए हुए थे। नेट का दुपट्टा थोड़ा सा सर पे था, बाकी सारा पीछे था। गले में नाजुक सा डायमंड सेट पहना था और कानों में छोटे से इयररिंग्स पहने थे। नफासत के साथ किया गया मेकअप में वो कोई आसमान से उतरी परी लग रही थी। सहज सहज कर चलती वो ज़ारून के पास आ खड़ी हुई, नज़रें झुकी हुई थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बहू। सीमा ने शाइना को गले लगाया और उसकी बलाएं ली थी। सब घर के अफराद स्टेज पे मौजूद थे। ज़ारून ने अभी तक एक गलत निगाह भी शाइना पे नहीं डाली थी। ज़ोया बेटा आगे आओ, सीमा ने प्यार से ज़ोया को बुलाया था जो सबसे पीछे खड़ी थी। आलम साहब ने आंखों से सीमा को इशारा किया था कि ज़ोया की तरफ उन्होंने घर भी नहीं सख्ती से ताकीद की थी कि ज़ोया को आगे रखेंगे मंगनी में। ज़ोया सीमा के पास आकर खड़ी हुई। ज़ोया ने अंगूठी ज़ारून को पकड़ाया। उमार ज़ारून के साथ खड़ा था। वो थोड़ा सा साइड पे खड़ा हुआ तो ज़ोया ज़ारून के साथ खड़ी हुई और हाथ में पकड़ी रिंग उसकी तरफ बढ़ाई। ज़ारून उसे ही देख रहा था। ज़ोया ने मुस्कुराते आंखों से इशारा किया था कि ये रिंग पहनाए। ज़ारून भी हल्का सा मुस्कुराया और उसके हाथ से रिंग पकड़कर शाइना की तरफ मुड़ा जो नज़रें झुकाए शर्माती शर्माती से खड़ी थी। शाइना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ज़ारून ने उसका हाथ थामकर दूसरे हाथ से रिंग पहना दी और हाथ छोड़ दिया। फिर शाइना ने ज़ारून को रिंग पहनाई और सबने तालियां बजाई। ज़ोया के साथ अमार खड़ा था। उसने शरारत से उसके कान के पास ताली बजाई। ज़ोया ने उसे गुस्से से घूरा तो वो अपनी बित्ती सी दिखाने लगा। सबकी मौजूदगी उसने उसे कुछ नहीं कहा था। फिर फोटो सेशन शुरू हुआ था। सब उसके इनके साथ बैठे पिक्स बना रहे थे। ज़ोया ज़ारून के साथ बैठी थी। माशाल्लाह शाइना, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू, शाइना ने हल्की आवाज़ में कहा। ज़ोया के पास वाली कुर्सी पे अमार आकर बैठ गया। मेरा दोस्त भी कम नहीं लग रहा। हाँ वाकई ज़ारून भी बहुत हैंडसम लग रहा है माशाल्लाह। ज़ोया मुस्कुराई थी। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। ज़ारून ने ज़ोया की तरफ देखते तारीफ की तो शाइना को अच्छा नहीं लगा था। वो कब से उसके साथ बैठी थी और उसे एक लफ्ज़ भी उसके लिए नहीं कहा। और ज़ोया की कैसे तारीफ़ कर रहा था। भाई साहब, इधर तारीफ़ करने वाले बहुत है, आप अपनी तारीफ़ों का रुख अपनी मंगेतर की तरफ मोड़े। उमार ने शाइना की तरफ इशारा करके कहा और ज़ोया को देखकर एकाक विंक की थी। ज़ोया उठ गई वहाँ से। शाइना ने मुस्कुराकर ज़ारून को देखा था। इस वक्त ज़ारून ने शाइना को देखा तो वो भी हल्का सा मुस्कुराया था। अहम ज़रदा गला साफ करती ज़ारून के साथ बैठी थी। आराम से बैठो, अल्लाह की बंदी, सोफ़े का ही तरह निकाल दे। अमार उसकी सेहत पे चोट करता बोला था। जरदाज ने उसे आंखें दिखा दी तो दांतों की नुमाइश करता उठ गया। मुबारक हो डियर कज़िन। वो हंसती हुई उसे कहनी मारकर बोली। माशाल्लाह, तुम्हारी जोड़ी तो बहुत कमाल लग रही है। उस बोलते हाथ का भी इस्तेमाल किया, उंगली और अंगूठा मिलाकर कहा। इंशाल्लाह तुम पर भी वक्त आएगा तो तुम्हें भी ऐसी मुबारकबाद दूंगा। याद रखूंगी डियर कज़िन। ज़ारून कहते उसके कान का इयररिंग्स खींचा था। इस जरदाज की सिसकी निकली थी। उसे दर्द हुआ था। ज़ारून को एहसास हुआ तो फौरन से उसकी तरफ झुका। उसका कान देखा तो लाल हो चुका था। पीछे हटो जंगली इंसान। जरदाज अपना कान पकड़ती वहाँ से उठ गई थी। शाइना को इन दोनों की हरकतें अजीब लगी थी। अभी तक इन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। ज़ारून तो आते जाते सबसे नॉर्मल बात कर रहा था मगर अभी तक उससे कोई बात नहीं की थी। फिर सबने फैमिली फ़ोटोज़ बनाए जिसे घर के तमाम अफराद मौजूद थे। मंगनी का फंक्शन अब अपने इख्तिताम को पहुंचा था। रात के 12 बज गए थे, पता ही नहीं चला। सब अपने अपने कमरे में बंद हुए। ज़ारून कपड़े चेंज करके बेड पे लेटा था। उसके दिमाग अभी भी आलम साहब की इन बातों पे अटका हुआ था। ज़ोया उसके भाई की बीवी है उसने हमेशा से उसे अपनी बहन जैसी ही इज्जत दी थी। अगर वो रोहान उसे नहीं अपनाता तो अपना सकता है मगर ज़ोया कभी नहीं मानेगी। चाची शायद ठीक कह रही थी मगर ज़ोया को वही इज्जत देनी चाहिए जो मैं उसे दे रहा हूँ।
रोहा ज़रता चेंज करके अपने बेड पे लेटी थी। रोहा अपने फ़ोन पे पिक्स देख रही थी जो उसने बनाई थी। ढेरों तस्वीरें थे जो उसने बनाई थी। रोहा सो जा, फ़ोन कहीं भागा नहीं जा रहा, ज़रताज नींद से भरी आवाज़ में बोली थी। अच्छा ना तुम सो जाओ। रोहा अपना फ़ोन पे अच्छी अच्छी पिक्स देखकर रोहान को व्हाट्सएप पे सेंड कर रही थी और फिर फ़ोन साइड पे रख के लेट गई। अगली किस्त जल्दी ही इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ख्याल रखिए और अपनी इस प्यारी सी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।